हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले अपने चैनल ज्योग्राफी बाई पवन सर में एनसीईआरटी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही है और आज कक्षा 7th का 8 चैप्टर है मानव पर्यावरण और अन्योन क्रिया। मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया। मानव पर्यावरण एवं अन्योन क्रिया। तो इसमें जो बात की गई है मानव पर्यावरण की और अन्योन क्रिया, मतलब मानव जो पर्यावरण में जिसका हस्तक्षेप कर रहा है उसकी जो क्रिया विधि है उनके बारे में बात की गई है और दो कटिबंधों के बारे में बात की गई है, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो ये अपना 8वां चैप्टर है मानव पर्यावरण और अन्योन क्रिया, जिसमें उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के बारे में बात की गई है। तो इस चैप्टर में अपन ये जानेंगे कि उष्ण कटिबंधीय की स्थिति क्या है, उसमें निवास करने वाले लोगों की स्थिति क्या है, उनका रहन सहन, उनका व्यवसाय, उनका रोजगार वगैरह, जो भी क्रिया विधि है, जो उनके प्रदेश में घटित होने वाली घटनाएं हैं, उनका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है और उनके बारे में अपन बात करेंगे आज। उपोष्ण प्रदेश, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय होता क्या है। उष्ण कटिबंधीय जो मैंने आपको पहले पिछले चैप्टरों में बताया था कि अपने जो पृथ्वी है उसके मध्य में भूमध्य रेखा है, जिसे 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा तो जो अपनी पृथ्वी के मध्य में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसके जो उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री, जो उत्तर में 23.5 डिग्री जिसे कर्क रेखा बोला गया है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा बोला गया है, और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री है उसे मकर रेखा बोला गया है। मकर रेखा। तो अपनी जो पृथ्वी है उसके मध्य में 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा कहा गया है, इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। तो इनके जो मध्य के जो सीमा है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का, इसी को अपन उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो पहला तो अपना ये है कि उष्ण कटिबंधीय स्थान है, जो स्पेशल स्थान है वो कहां पे है। तो अपनी जो पृथ्वी है उसके 0 डिग्री विषुवत रेखा है, उसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा और साउथ में 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो दोनों के मध्य की जो सीमा है, जो दोनों के मध्य का जो स्थान है वो उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। तो ये उष्ण कटिबंध में जो भूमंडल का जो भी स्थान आता है उसके अंदर होने वाले वन, जलवायु, जो क्लाइमेट है, तो उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। इसका जो चैप्टर है इसमें यही बोला गया है मानव पर्यावरण और अन्योन क्रिया, मतलब जो मानव के जो पर्यावरण में जो अपने आसपास जो आवरण है, जो आसपास जो पर्यावरण है, उसके अंदर जो जो क्रिया विधि, जो जो कार्य करते हैं, जो जो व्यवसाय है, रोजगार है, जो जो वहां पे इफेक्ट डालते हैं मनुष्य की क्रिया विधि में, तो वो सभी के बारे में अपन बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय में। तो उष्ण कटिबंधीय में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य को उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके नॉर्थ में 10 डिग्री
और साउथ में 10 डिग्री। तो नॉर्थ में साउथ में दोनों में 0 डिग्री विषुवत रेखा के नॉर्थ में उष्णकटिबंधीय और साउथ में, तो इन दोनों का जो 10 डिग्री का जो अंतर है, डिफरेंस है, इसके अंदर जो भूमध्य रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा का प्रदेश के नाम से भूमध्य रेखीय बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय। तो पहला तो था उष्णकटिबंध का, तो उष्णकटिबंध तो हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का। और जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा के नॉर्थ में 10 डिग्री और 0 डिग्री विषुवत रेखा के साउथ में 10 डिग्री। तो दोनों जो 20 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसके जो स्थान है उनको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। और जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो अपने दक्षिणी अमेरिका है, जिसके बारे में स्पेशल इसमें बताया गया है, अमेजन बेसिन के बारे में, अमेजन बेसिन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये तो हमने पाठ की चर्चा के रूप में उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय प्रदेश के बारे में बताया था। जो अब बात करने वाले हैं वो है अमेजन बेसिन के बारे में। अमेजन बेसिन, तो ये अमेजन बेसिन, पहली बात तो अमेजन जो है वो है कहां पे? ये अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है। विश्व का जो सबसे बड़ा बेसिन है वो अमेजन बेसिन है। और अमेजन बेसिन है कहां? अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि एक नदी के रूप में बहती है, अमेजन नदी, और उसी के जो सहायक नदियां हैं उनका सम्मिलित रूप अमेजन बेसिन के रूप में है। देखो इस प्रकार ये दक्षिणी अमेरिका की परिसीमा है, जिसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इधर तो चिली देश हो गया, चिली हो गया, और इधर ये अर्जेंटीना हो गया, फिर इधर आपका हो गया ब्राजील, ये हो गया ब्राजील, इसी के पास ये पेरू, फिर पेरू के पास बोलीविया, बोलीविया के पास इधर उरुग्वे, उरुग्वा के यहाँ पे पेरू, पेरू के बाद यहाँ हो गया इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद यहाँ पे वेनेजुला, युगाना। तो ये इस प्रकार ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो ब्राजील का क्षेत्र है, यहां से ये बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, तो इनके अंदर जो अमेजन नदी है इसका विस्तार है, अमेजन नदी का विस्तार है। अमेजन नदी का इस प्रकार का विस्तार है, जो यहां से पश्चिम में पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, यहां से ये नदी का विस्तार प्रारंभ होता है और यहां से नदियों का प्रवाह होता है। और ये नदी है अमेजन नदी, अमेजन नदी। देखो अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी है, और जो इसका विस्तार है ब्राजील देश में, ब्राजील देश में, और ये पेरू, इक्वाडोर, उरुग्वे, बोलीविया और वेनेजुएला, तो यहाँ पे जो उत्तर में है इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो अक्षांशीय स्थिति भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही है, क्योंकि ये जो एरिया है ये यहाँ के और यहाँ के मध्य में ये भूमध्य क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो जो अमेजन बेसिन है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश के मध्य में स्थित है। तो ये वाला प्रदेश हो गया अमेजन बेसिन। जो अमेजन नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों के
माध्यम से जो ये नदी का प्रवाह क्षेत्र बनता है, जो प्रवाह अपवाह तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये अपवाह तंत्र ही जो सभी सहायक नदियों का सम्मिलित रूप अमेजन बेसिन कहलाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है अमेजन बेसिन। जो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस नाम से? अमेजन बेसिन के नाम से। तो ये अपना हो गया अमेजन बेसिन, जो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अब अमेजन बेसिन का नाम अमेजन के रूप में क्यों पड़ा? अमेजन बेसिन का नाम अमेजन बेसिन के रूप में क्यों पड़ा? इसके पीछे एक सोर्स वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो स्पेस है, स्पेन देश है। कौन सा देश है? स्पेन। स्पेन देश के जो अनुसंधान है, जो खोज करने वाले स्पेन देश के जो अनुशंसक है, जो खोजबीन करते रहते हैं, जो अपने भूगोलवेत्ता के रूप में इनका जो प्रारंभ मतलब इनकी खोज करना ही इनका पेशा के रूप में जानकारी इकट्ठा करना है, तो उन्हीं के बारे में बताया गया। जो अन्वेषक होते हैं, जो खोज करते हैं, तो स्पेन देश के जो अन्वेषक है, जो खोज करता थे, वो जब अमेजन बेसिन पर पहुंचे तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, उसी प्रकार आदिवासी जो महिलाएं थी, उनके सर के ऊपर एक जो ग्रेट ईयर बोला जाता है, जो घास प्रकार का एक सुरक्षा कवच है, जो एक सुरक्षा कवच के रूप में टोपी के टाइप में होता है। तो आदिवासी महिलाओं ने क्या किया, उनका जो वेशभूषा है, उनके सिर के ऊपर एक कवच के रूप में, जो टोपी के रूप में, और जो स्कर्ट टाइप है जिसके, वो एक घास के बने हुए कपड़े के रूप में थे। उन्होंने स्पेन के अनुशंसकों के ऊपर हमला बोला। तो जिस प्रकार इन्होंने स्पेन के अनुशंसकों पर हमला बोला, तो वहां पे जो स्पेन के अनुशंसक थे, उन्हें ऐसा जो रोमन साम्राज्य में अमेनजोस था, कौन था? रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में अमेनजोस, जब अमेजन बेसिन पर आदिवासी महिलाओं ने हमला बोला, उनके ऊपर पथराव वगैरह किया, तो उनके पथराव और हमलों को देखकर जो स्पेन के अनुशंसक थे, उन्हें ये रोमन साम्राज्य के अमेनजोस की याद आ गई। जो अमेनजोस क्या था? अमेनजोस एक महिला थी जो रोमन साम्राज्य की थी। तो जिस प्रकार इन महिलाओं ने रोमन साम्राज्य स्थापित किया था अमेनजोस ने, उसी प्रकार इनकी स्मृति आने लगी जो स्पेन के अनुशंसक थे। इसलिए इन्होंने जो इस बेसिन का नाम, अमेजन बेसिन का नाम अमेजन के रूप में पड़ा। तो इसके नाम की परिघटना ये दी गई है एनसीईआरटी में, जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में अमेजन बेसिन है, कि जो स्पेन के अनुशंसक थे, उन्होंने रोमन साम्राज्य के अमेनजोस की याद आ गई और उसी प्रकार उन्होंने हमला किया जो अमेजन बेसिन की महिलाओं ने। तो इन्होंने इनका नाम अमेजन बेसिन के रूप में कर दिया, अमेजन के रूप में बोला गया, अमेजन बेसिन। और इसकी सहायक नदियों का सम्मिलित रूप अमेजन बेसिन कहा गया। अमेजन नदी है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो अपवाह तंत्र के रूप में व्याप्त है, अमेजन बेसिन। रोमन साम्राज्य के अमेनजोस के रूप में इसका नाम पड़ा। अब अपन बात करते हैं जलवायु के बारे में। यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की थी अमेजन बेसिन में? देखो, अमेजन बेसिन है कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में भी किस जो अक्षांश स्थिति है वो क्या है? भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश, मैंने भूमध्य रेखीय प्रदेश के बारे में बताया कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है उसके 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में जो ये एरिया है, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध है, तो यहाँ पे गर्मी सर्वाधिक पड़ेगी। तो गर्मी सर्वाधिक पड़ेगी तो आर्द्रता भी यहाँ पे सर्वाधिक होगी, क्योंकि बारिश भी ज्यादा होगी। गर्मी सर्वाधिक और आर्द्रता भी सर्वाधिक।
देखो ये स्थिति कब होती है, जिस प्रकार अपन इस परिवेश में उमस की कल्पना करते हैं, जो उमस अपने इन्वायरमेंट में होता है, जैसे आप मुंबई में जाते हैं तो नदी के सागरों के पास वहां पे उमस टाइप का होता है, चिपचिपा सा महसूस होता है अपने, तो चिपचिपा सा होता है, वो आर्द्रता के रूप में होता है, गर्मी अपनी तापमान के कारण होती है। तो ये यहाँ की जो स्थिति है अमेजन बेसिन की, वो इसी प्रकार है कि गर्मी यहाँ पे सर्वाधिक पड़ती है और आर्द्रता भी यहाँ पे सर्वाधिक होती है। तो ये अब भूमध्य रेखीय प्रदेश की जो जलवायु है उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी है, आर्द्रता की मात्रा भी सर्वाधिक है और यहाँ पे चिपचिपा सा महसूस होता है। और ये जो जलवायु है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक समान सा बना रहता है, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में है, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास की जो है। अब बात करते हैं अपन वर्षावन के बारे में। वर्षावन देखो, मैंने अभी बताया कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास है, तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। अमेजन बेसिन किस में आता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। और भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है तो उसके कारण यहाँ पे वर्षा और गर्मी सर्वाधिक होती है। वर्षा और गर्मी सर्वाधिक होती है। यहाँ की जो जलवायु है इस प्रकार की है कि यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो भी सर्वाधिक सघनता के रूप में यहाँ पे वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो सघनता के कारण यहाँ सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो भी अच्छे से पौधों के ऊपर नहीं गिरती, जिसके कारण जो यहाँ का जो जंगल है, यहाँ का जो वन है, वन भी इस प्रकार का सघन है कि जो नीचे की ओर इतना गहरा और इतना सघन है कि नीचे की ओर प्रकाश की किरणें भी पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंच पाती। इन्हें पौधों को अपने जीवन यापन करने के लिए भी ऊपर उठना पड़ता है। और यहाँ पे उस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो अपना छाया क्षेत्र में भी विकास कर पाए, क्योंकि सूर्य की किरणें तो ऊपर जाएगी और यहाँ के जो वन है वो सघन है, तो नीचे अंदर जा नहीं पाएगी प्रकाश की किरणें, तो उनका विकास कैसे होगा? विकास होने के लिए यहाँ पे ऐसे ही पौधे पाए जाते हैं जो छाया में भी विकास कर पाए। और यहाँ पे जो पक्षी पाए जाते हैं, यकून पक्षी, गुंजन पक्षी, कौन कौन से पक्षी? यकून पक्षी, यकून, गुंजन, इस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इनकी चोंच होती है वो लंबी होती है। और यहाँ पे रंग बिरंगे प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जिनके जो पंख है वो रंग बिरंगे, मतलब अलग अलग रंग के हो, उस प्रकार के यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। इनकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है। और यहाँ पे जो जानवरों के बारे में बताया गया है, प्राणी जीव के बारे में बताया गया है, जो प्राणी जीवों में स्लोथ, बंदर, मगर, इस प्रकार के ये जीव यहाँ पे निवास करते हैं। एनाकोंडा, देखो एनाकोंडा के बारे में मैंने वहां भी बताया था, अफ्रीका महाद्वीप में भी। तो इसी प्रकार जो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में यहाँ पे तापमान सर्वाधिक होता है, और तापमान सर्वाधिक होता है तो वर्षा भी ज्यादा सर्वाधिक होती है, और वर्षा भी सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पे एनाकोंडा, मगर, स्लोथ इस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और एक प्रकार का और है टैपीर नाम का एक जीव और पाया जाता है यहाँ पे, टैपीर। ये जो टैपीर होता है ये इस प्रकार का जीव है कि ये चींटियों को खाता है। इसका जो खाद्य क्या है? चींटी। किनको खाता है? चींटियों को। तो इनके बारे में स्पेशल बताया गया है। और एक पक्षी और है जिसके बारे में भी यहाँ बताया गया है, ब्रोमीलाइड। जो ब्रोमीलाइड है, देखो ये जो टैपीर है ये प्रमुख के रूप में है, ये टैपीर। और ये कौन सा है? ब्रोमीलाइड। ब्रोमीलाइड नाम के भी यहाँ पे ब्रोमीलाइड नाम का एक पौधा है। क्या है? ब्रोमीलाइड नाम का एक पौधा।
ये जो पौधा है इनकी जो पत्तियां है वो इस प्रकार की है कि जल को अवशोषण करते हैं। ये जल के पॉकेट के रूप में जल, मतलब इनकी जो पत्तियां है उसके अंदर जल इतना सर्वाधिक भरा होता है, जिनका उपयोग मेंढक अपना अंडा देने के लिए, लार्वा का विकास करने के लिए जो अंडे देते हैं मेंढक, तो उनको वहां पे छोड़ते हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर जो ब्रोमीलाइड पौधा होता है। और ये कहाँ मिलता है? अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन कहाँ है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। बड़ी चोंच वाले मिलते हैं, प्राणियम, स्लोथ, बंदर, टेपीर, ब्रोमीलाइड पौधा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्षावन के जीवन के बारे में। जो वर्षावन के निवासी हैं वो किस प्रकार वहां पे निवास करते हैं। देखो, ये जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये जो प्रदेश है, जो अमेजन बेसिन है, वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्पेशल कौन सा है? भूमध्य रेखीय प्रदेश। जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है उसके अंदर सर्वाधिक गर्मी और आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक रहती है। जो यहाँ पे वर्षा के, और जो यहाँ का जो अमेजन बेसिन है, पहले यहाँ का जो विकास है, मतलब यहाँ जाने का जो मार्ग था वो एक जल मार्ग ही था, क्योंकि इतना ये विशाल और सघन वन के रूप में पाया जाता है कि यहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता जल मार्ग ही होता था, जो कि अब 1970 में ट्रांस महामार्ग के रूप में, ट्रांस अमेजन महामार्ग के रूप में यहाँ से निकाला गया है। जो 1970 के बाद से जो यहाँ पे इस जंगल के अंदर पहुंचने का एक मार्ग बन गया है। तो अपन अब स्थल मार्ग से भी जा सकते हैं। तो पहले जो यहाँ पे रुकावट थी, सिर्फ यहाँ का जो जंगल था, यहाँ में निवास करने के लिए सिर्फ पहले जल मार्ग से ही जाना पड़ता था, भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो अब देख, यहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी, आर्द्रता की मात्रा में सर्वाधिक रहेगी। तो यहाँ पे आजीविका के लिए कि यहाँ पे जो निवासी है वो वर्षावन में निवास करते हैं, उनकी वो किस प्रकार आजीविका कमाते हैं। तो ये अपना इनका जो प्रमुख स्रोत इनका मछली पालन है। मछली पालन इनका प्रमुख स्रोत के रूप में है। जो अमेजन बेसिन है, तो वहां पे ये यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कर्तन और दहन प्रकार की कृषि करती है। जो कृषि का स्रोत है इनका क्या है? कर्तन और दहन प्रकार की कृषि करती है। व्यवसाय, तो इनका जो व्यवसाय है वो कृषि, और कृषि भी किस प्रकार की? कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। देखो, आपने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, कर्तन एवं दहन कृषि। तो इसके बारे में अपन रटने से बढ़िया है इन शब्दों को अर्थ समझ पाए। इसमें जो कर्तन है मतलब काट कर, तो यहाँ पे कर्तन काटने से और दहन जलाकर। तो ये जो व्यवसाय है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो करती थी, कृषि करती थी। और कृषि में कौन सी? कर्तन और दहन कृषि। और जो पुरुष थे वो आजीविका के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, वो उनका प्रमुख व्यवसाय था जो पुरुषों का, क्योंकि आजीवन तो मछलियां पकड़ नहीं सकते वहां पे। तो एक लिमिटेड के रूप में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो कृषि पे निर्भर करते हैं, तो कर्तन और दहन कृषि है, जिससे कि वहां पे जीवन यापन किया जा सके। कर्तन और दहन कृषि, कर्तन मतलब काटना और दहन मतलब जलाकर। जैसे पर्वतों के पास, ढलानों क्षेत्रों में, वहां पे जो वनस्पति उगाती है उनको जो काट कर और सफाई करके उनको जला दिया जाता है, जिससे कि उनके जो उपजाऊता है और उनके जो उपजाऊपन बढ़ाने के लिए उनको जला दिया जाता है, जो राख वगैरह बनती है, जिससे कि उनकी उपजाऊता फिर से विकास कर सके और वहां पे साफ करके वहां पे फसल उगाई जाती है। और ये क्रम कब चलता है? ये क्रम चलता है 5-6 साल तक। उसके बाद वहां पे पैदावार कम हो जाती है, और पैदावार कम होने के कारण ये दूसरी जगह, पर्वतीय क्षेत्र में, ढलाना क्षेत्र में दूसरी जगह वहां पे कृषि करने लग जाते हैं। और उस मैदानी क्षेत्र में उसको जो जहां पे फसल करते थे वहां उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद 4-5 साल बाद फिर से छोटी छोटी वनस्पतियां उग जाती है, पेड़ पौधे उग जाते हैं। उसके बाद 5-6 साल तक छोड़ने के बाद, उसमें उगने के बाद फिर उसको फिर से काट कर
और जलाकर वहां साफ कर कर वहां पे कृषि कर दी जाती है। तो वो कृषि कहलाती है कर्तन दहन कृषि। तो यहाँ पे जो व्यवसाय है वो कृषि का है, और कृषि का कौन है, कर्तन दहन कृषि। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो महिलाएं वो फसलों पर ध्यान देती थी, इनका जो मुख्य टेपियोका, अनानास, शकरकंद, इस प्रकार की फसलें उगाती थी। किस प्रकार की? टेपियोका, टेपियोका, अनानास, शकरकंद। तो इस प्रकार की जो फसलें उनकी पैदावार किया करते थे व्यवसाय के रूप में, जो यहाँ की महिलाएं थी वो, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक, यहाँ का जो वर्षावन है वो अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते थे। और यहाँ पे जो घर बनाए जाते थे, जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो ये वर्षावन है, यहाँ पे जो घर बनाए जाते थे, तो घरों का जो विकास है पहले तो एक मधुमक्खियों के रूप में भी होता था, जैसे मधुमक्खी की छत्ता है उसी प्रकार के घर बनाते थे। घर किस प्रकार के बनाते थे? मधुमक्खी के छत्ते के रूप में। मधुमक्खी के छत्ते के रूप, जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ता होता है ना, उस प्रकार का एक घर बनाते थे। और कई जो अच्छे अच्छे परिवेश से थे, वो जो मधुमक्खियों के उस प्रकार के इनके जो घर है मधुमक्खी छत्ते, इनको क्या बोला जाता है? मलोका। मलोका जो इनका घर होता है, इनकी जो घर की आकृति होती है मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती है। और मधुमक्खी के छत्ते के आकार को इनको जो स्पेशल नाम दिया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, वो मलोका के नाम से जानते थे। तो इनके घर के बारे में, तो ये परिवेश के बारे में यही बताया गया है। अमेजन बेसिन में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन में ये बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, वेनेजुएला, युगाना, जो ब्राजील और इन देशों में जो इस सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, अपवा तंत्र के रूप में है। तो यहाँ के बारे में आजीविका के रूप में व्यवसाय, कृषि, कर्तन दहन, टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते थे। यहाँ पे जीवों के रूप में, पक्षियों के रूप में यपून, गुंजन, जीवों के प्राणी जगत के जीवों के रूप में स्लोथ, बंदर, मगर, एनाकोंडा, एक टेपिड नाम का एक जीव रहता था जो चींटियों को खाता है। ब्रोमीलाइड नाम का एक पौधा है जिस पौधे में जल के अवशोषण के रूप में, एक पॉकेट के रूप में उपलब्ध होता था। तो ये अमेजन बेसिन के बारे में। और इनका विकास मतलब धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है, क्योंकि जंगलों को काट कर वहां पर कर्तन उद्यान प्रकार कृषि की जा रही है। और कृषि के साथ साथ ये लकड़ी प्रदान करते हैं यहाँ के जो वन है। तो इसके कारण इनका जो विलुप्तीकरण होता जा रहा है अमेजन बेसिन का। तो जो अब अगला जो बिंदु है वो अपना है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन, सबसे पहले ये दिमाग में रखना कि अमेजन बेसिन, तो अमेजन एक नदी है। अमेजन नदी है तो ये कहाँ, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? तो ये एक स्पेशल क्षेत्र में, क्योंकि महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखीय प्रदेश में। अब भूमध्य रेखीय प्रदेश में तो कौन कौन से देशों में अपनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है? इनका नदी का प्रवाह क्षेत्र के बारे में पता लग गया। तो यहाँ का व्यवसाय क्या है? यहाँ का व्यवसाय क्या है? व्यवसाय के बाद यहाँ किस 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 प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है, कौन कौन सी प्रजाति निवास करती है, क्या क्या यहाँ की वनों की विशेषता है, इनके बारे में बस ये पढ़ लेना। और ये इन्हीं के बारे में इतना ही दिया गया है अमेजन बेसिन के बारे में। अब जो अगला बिंदु है अपना, वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र जो अगला बिंदु दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो बेसिन के बारे में बताया गया है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की स्थिति, जो गंगा ब्रह्मपुत्र की स्थिति, वो गंगा ब्रह्मपुत्र है कहाँ? देखो ये अपना इंडिया है।
ठीक है। देखो ये अपना भारत है, जो भारत में ये जो नदियां है, इस प्रकार ये गंगा का प्रवाह क्षेत्र है, ये गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो इसके बारे में बताया गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो गंगा इस प्रकार गंगा का प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पे चंबल नदी आकर मिलती है, ये यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यमुना नदी इस प्रकार मिलती है, ठीक है। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहाँ से आती है, ठीक है, इसका 2 भागों में विभाजन हो जाता है, ठीक, इस प्रकार सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो इनकी स्थिति है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की जो स्थिति है उनके बारे में बताया गया है कि उनकी स्थिति है क्या। पहली बात करते हैं अपन स्थिति के बारे में। कौन सी स्थिति के बारे में? तो स्थिति क्या है, देखो ये अपना ग्लोब है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा। इसके जो नॉर्थ में 10 डिग्री रेखा, 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 डिग्री अक्षांश रेखा और 30 डिग्री अक्षांश रेखा, 30 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो स्थान है, यहाँ पे गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है? भूमध्य रेखा के नॉर्थ में 10 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर और उसके बाद 30 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर में। तो यहाँ के 10 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर और 30 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर के जो मध्य की जो सीमा है, जो मध्य का स्थान है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है, उसकी जो स्थिति है उसी के बारे में बताया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो गंगा जो यहाँ पे उत्तराखंड और यहाँ से बहती हुई इस प्रकार इसी के साथ में यमुना आती है, और ये जो ब्रह्मपुत्र है ये असम अरुणाचल प्रदेश होकर यहाँ पे बांग्लादेश में यहाँ पे दो धारा में बढ़ जाती है। उस प्रकार ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की स्थिति के बारे में बताया गया है, जो स्थिति है। अब बात करते हैं यहाँ जो अपनी जो जनसंख्या है, जो अपना मानव जीव है, मानव अपना निवास स्थान कहाँ पे बनाता है? सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र में बनाता है, क्योंकि जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो विस्तार है, प्रारंभ है, वो पर्वतीय क्षेत्र में है, और पर्वतीय क्षेत्र में जो विस्तार है तो वहां पे ढलान और पर्वतीय एरिया में वहां पे जो मनुष्य है उनको निवास करने के लिए संकटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वर्षा के कारण और एक समतल एरिया नहीं होता, जिसके कारण अपने घर बनाने में उन्हें असुविधा रहती है। और उसी असुविधा के कारण जो मनुष्य है वो अपने आजीविका के लिए भी और रहन सहन के लिए भी मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र में सामाजिक जनसंख्या घनत्व होता है, और जो पर्वतीय ढलान क्षेत्र में वहां पे जो जनघनत्व होता है वो कम होता है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, जो बेसिन है, यहाँ पे एक मछली पाई जाती है, इसे अंधी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। कौन सी? अंधी डॉल्फिन, जिसको सुसु के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मछली है, ये मछली है राष्ट्रीय जलीय जीव, तो ये वहां पे पाई जाती है जहां एलावन जल हो, और वहां पे जल में जो एक शुद्ध जल हो, वहां पे इसका निवास पाया जाता है। जो अंधी डॉल्फिन है, ठीक है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में ही पाई जाती है। यहीं पे इसका प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। और यहाँ पे क्या, जो एलावणी जल है उसमें शुद्धिकरण जाता है। जो एलावणी जल है, यहाँ का जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पे जल में अशुद्धियां कम है, इसके कारण ही
अशुद्धता कम होने के कारण ही इनका जीवन यापन पाया जाता है। अंधी डॉल्फिन सुसु का, ठीक है। अंधी डॉल्फिन जहां पाई जाएगी ना, उसका मतलब वहां है वो प्रदूषित नदी नहीं है, और जहां प्रदूषित नदी है वहां पे ये अंधी डॉल्फिन का पाया जाना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे वो रासायनिक पदार्थों के कारण विलुप्त हो जाती है। वहां पे इनके जीवन को जीवन यापन करने के लिए संकट पैदा की स्थिति हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र, जो गंगा नदी है, गंगा नदी बड़े शहरों जैसे इलाहाबाद हुआ, कानपुर हुआ, वाराणसी हुआ, लखनऊ हुआ, पटना हुआ, तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं वो इन्हीं के सहारे, इन्हीं के किनारे में बसे हुए हैं। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? एक तो इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना, लखनऊ। तो ये जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना और लखनऊ के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये जो प्रमुख शहर है, जो कस्बे हैं, बड़े बड़े सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, जो गंगा की स्वच्छता के ऊपर जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छ भारत मिशन का भी एक शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी इसने 2 अक्टूबर 2014 में तो इसकी शुरुआत की थी। तो 2014 में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी गंगा नदी में, और उस स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहीं पे एक कार्यक्रम भी चलाया गया था नमामि गंगे के नाम से। कौन सा? नमामि गंगे के नाम से, नमामि गंगे, जो एक कार्यक्रम, सफाई का कार्यक्रम चलाया गया है, नमामि गंगे। एक तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो एक कार्यक्रम भी चलाया गया था इसकी सफाई के लिए, नमामि गंगे के नाम से जाना जाता है। और एक जो गंगा ब्रह्मपुत्र की स्थिति में एक आता है कोलकाता शहर। जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर? कोलकाता शहर, कोलकाता। ये शहर कहाँ बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे ये जो कोलकाता है एक पतन के रूप में भी है, जो बंदरगाह के रूप में भी है। तो ये इन्हीं के बारे में बताया गया है, गंगा के नदी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, मगर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये गंगा नदी का स्थिति है इसमें चाप झीलें भी पाई जाती है। कौन सी झीलें? चाप झीलें। चाप झीलों के बारे में मैंने पहले भी बताया था। चाप झीलें क्या होती है? जिस प्रकार ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है, थोड़ा छोटा बन गया, ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो नदी का प्रवाह क्षेत्र एक सर्पाकार के रूप में नदी बहती है। तो जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो ये नदी ये वाले क्षेत्र को छोड़कर ये जब नदी यहीं से जुड़ जाती है तो ये जो एरिया बच जाता है तो एक झील के रूप में कटाव हो जाता है, जिसको चाप झील के नाम से भी जाना जाता है। वेदिकाओं के रूप में जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, और जो यहाँ की है, यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु, जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु।
मानसूनी जलवायु। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की स्थिति है, स्थिति के बारे में मैंने बता दिया। 10 डिग्री उत्तर में, उत्तर से 30 डिग्री उत्तर में इनका विस्तार पाया जाता है और ये भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है। ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार होता है इस प्रकार। लखनऊ, इसमें बड़े बड़े शहर है जो फेमस शहरों के नाम से इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना, लखनऊ, ये इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ पे एक कार्यक्रम चला गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी शुरुआत की गई थी तो अक्टूबर 2014 को। और यहाँ पे एक सफाई कार्यक्रम भी चलाया गया था जिसे नमामि गंगे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 4 झीलें पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी करती है। ये दोनों इन्हीं के बारे में बताया गया था मैंने। और जो पश्चिम बंगाल और असम में यहाँ के चाय के बागान पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल यहाँ पे और असम में यहाँ चाय के बागान भी पाए जाते हैं। सिल्क के कपड़े, सिल्क का अनुसंधान भी किया जाता है यहाँ पे। मगर वेदिकाओं के रूप में खेती की जाती है। वेदिकाओं के रूप में खेती करना, देखो वेदिकाओं के रूप में खेती करना से क्या तात्पर्य है। जैसे पर्वतीय ढाल में खेती की जाती है, तो पर्वतीय ढाल में खेती की जाती है तो उनका ढाल इस प्रकार होता है। और ढाल को कम करने के लिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है और इसी सीढ़ी नुमा खेती को वेदिकाओं के रूप में खेती बोला गया है। कौन सी खेती? वेदिकाओं की, जो यहाँ पे खेती की जाती है वो वेदिकाओं के रूप में खेती की जाती है। तो ये जो अपने मानव पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया, जो मानव का इस पर्यावरण में जो क्रिया करता है, उन्हीं क्रियाओं में उष्ण कटिबंधीय प्रदेश और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों के बारे में बताया गया है। वहाँ की स्थिति, वहाँ के स्थान, वहाँ की स्थिति में जो जो विस्तार हुआ है, जो जो विकास हो रहा है, जो जो परिवर्तन आ रहे हैं, वहाँ के जो रहन सहन में, एक तो अमेजन बेसिन, एक गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन, तो इन दोनों बेसिनों के बारे में बताया गया है। और मुझे आशा है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अपने इस चैप्टर में सिर्फ यही 2 बिंदु दिए गए हैं, अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन। आशा है कि अच्छा समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपको अगर कोई बिंदु में कोई टॉपिक अच्छे समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, जिससे कि मैं उसको आगे से विस्तार से रूप में बता सकूं और अपनी क्लास सुचारू रूप से चलेगी और सुचारू रूप से क्लास है और कंप्लीट ही क्लास है। ये नहीं कि कोई बिंदु छोड़ दिया। ये जो छोटे छोटे बिंदु है ये अपने को, जैसे अपन ज्योग्राफी में जो मुसीबतें खड़ी करते हैं, जिससे क्या ज्योग्राफी अपने कठिन लगती है, तो वो समझने में एक आसानी के रूप में पेश होती है। क्योंकि अमेजन बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में अगर पढ़ोगे तो विस्तार से तो काफी बड़ी चीजें है। लेकिन जो अपने एनसीईआरटी में जो जो लिखा गया है तो वो पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं। जिस प्रकार अब 7th की, फिर 8th की, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की जब पहुंचेंगे तो अपना एक अच्छा खासा इन्हीं के बारे में, वर्णन के बारे में अपने को अच्छी जानकारी हो जाएगी। जैसे अमेजन बेसिन के बारे में क्या क्या चीजें है, तो अपन जैसे 11वीं 12वीं क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो वहां पे अपने पास इनके बारे में एक विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी और सीडी बाई सीडी होगी। ये नहीं कि अपन आज 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ले, फिर उसमें अपने को समझ में नहीं आए, फिर पिछली क्लास से स्टार्ट करें। ये है कि ये जो भले ही आपको इजीली आती है 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, तो अगर पढ़ने में क्या जा रहा है तो बेनिफिट ही देगी। तो इसलिए इनको क्लास को कंप्लीट लिया करो। धन्यवाद।